this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज है हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 6 और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट। शुरू करते हैं फटाफट से। देखो चैप्टर का क्या नाम है, रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये समझो रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। देखो रूरल मतलब गांव। जब हम गांव के विलेजेस की डेवलपमेंट की बात करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। और जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हम दो तरह की डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी। इसका मतलब क्या है, देखो सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उन लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, प्रॉपर लोगों को ट्रेनिंग मिले, सब लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी मिले, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है वहां रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी इनकम इंक्रीज हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है जो लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, किसान वगैरह, उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो। उनकी ग्रोथ के लिए एक्शन प्लान बनाना, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाना ताकि उन लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्रीज हो, इंप्रूव हो। इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल डेवलपमेंट। तो यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब देखो जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो रूरल डेवलपमेंट के रास्ते में हमारे सामने दो तरह के चैलेंजेस आते हैं। एक होते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस, वहीं दूसरे होते हैं एमर्जिंग चैलेंजेस। देखो लिंगरिंग चैलेंजेस का मतलब है वो चैलेंजेस जो हमारी रूरल इकोनॉमी, हमारे गांव बहुत बहुत सालों से फेस करते हुए आ रहे हैं। ये कोई नए चैलेंजेस नहीं है, ये ओल्ड चैलेंजेस हैं जो रूरल इकोनॉमी सालों से फेस करती हुई आ रही है। वहीं जब हम एमर्जिंग चैलेंजेस की बात करते हैं तो ये वो चैलेंजेस हैं जो रूरल इकोनॉमी आज की डेट में फेस कर रही है, उभरते हुए चैलेंजेस है, यानी कि ये न्यू चैलेंजेस हैं। तो देखो यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। लिंगरिंग चैलेंजेस हमारे पास में दो तरह के हैं। एक होता है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है, जो लोग गांव में रह रहे हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना, उन्हें लोन प्रोवाइड करना, स्पेशली हमारे स्मॉल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें। वहीं एक होता है रूरल मार्केटिंग, जिसे हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब है फार्मर ने अपनी क्रॉप्स उगा ली, हार्वेस्टिंग कर ली, क्रॉप्स कट कर ली, अब वो अपनी क्रॉप्स को मार्केट तक कैसे पहुंचाएगा। इसके बीच में जितनी भी चीजें होती है ना, उसने क्रॉप्स प्रोड्यूस करी है और वो फाइनली क्रॉप्स को मार्केट में अपने कस्टमर्स को सेल करेगा। इसके बीच में जितनी भी चीजें आती हैं, सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, रूरल मार्केटिंग, बोले तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहीं जब हम एमर्जिंग चैलेंजेस की बात करते हैं, उभरते हुए चैलेंजेस की बात करते हैं, तो अगेन हमारे पास में दो तरह के चैलेंजेस आते हैं। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, की फार्मिंग के अलावा भी दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करना। कब तक जो गांव में लोग रह रहे हैं वो फार्मिंग पर ही निर्भर रहेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे वहां पर लोग फिशिंग कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, या फिर खुद की कोई छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं, घर में कोई छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करना। और दूसरा उभरता हुआ चैलेंज है ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग करना बट बिना किसी केमिकल्स के यूज के। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग के लिए किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करना, जैसे एनिमल वेस्ट को यूज करना, प्लांट वेस्ट को यूज करना, कोई केमिकल्स को यूज नहीं करना, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझ में आया? यही सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। देखो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है। हम लोगों ने कहीं पर भी इंडियन इको में अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट की तो बात नहीं करी, शहरों के डेवलपमेंट की बात नहीं करी, रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। तो देखो पहली बात, हमारी कंट्री की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो आज भी कहां पर रहती है, रूरल एरियाज में, गांव में रहती है। और जितने भी लोग गांव में रह रहे हैं उसमें से भी आप ये मान के चलो 1/3 लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि बीपीएल है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, प्रॉपर खाने को नहीं है, घर नहीं है, सर पर छत नहीं है, कोई एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह कुछ नहीं है। और हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, जब रिफॉर्म्स आए थे
कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, उन रिफॉर्म्स के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करा, हम लोगों ने हमारे फॉरेन ट्रेड पर फोकस करा, लेकिन जो हमारी कंट्री की बैकबोन है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसे हम लोगों ने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। तो देखा जाए तो हमारे यहाँ का ओवरऑल जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कोई एज सच ग्रोथ नहीं हो रही। एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी वही बहुत ज़्यादा पोवर्टी है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे फार्मर्स का लिविंग स्टाइल अच्छा नहीं है, उनके पास में बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो कहने को तो हमारा ओवरऑल जीडीपी हर साल 7 से 8% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 2% है। एंड दिस इज द रीज़न हमारे अर्बन एरियाज ग्रो करते जा रहे हैं, शहरों में बहुत सारी एमएनसीज वगैरह हैं, लेकिन हमारे रूरल एरियाज आज भी बहुत पीछे रह चुके हैं। तो ये जो रूरल और अर्बन एरियाज के बीच का गल्फ है, गैप है, ये डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज द रीजन कि हमें फोकस करना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट हो, गांव का विकास हो। समझ में आ गया क्यों जरूरी है? अब देखो, आ जाओ हम लोग हमारे चैलेंजेस की बात करते हैं। नंबर 1 चैलेंज मैंने आपको कौन सा बताया, लिंगरिंग चैलेंजेस, यानी कि पुराने चैलेंजेस, और इसमें भी एक क्या है, रूरल क्रेडिट। तो देखो, रूरल क्रेडिट का मतलब है गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करना, उन्हें क्रेडिट देना, स्पेशली फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारी कंट्री में मोस्टली फार्मर्स कैसे हैं, बेचारे स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, इन लोगों के पास में इतना पैसा नहीं होता। तो ये जो लोन है ये एक तरह से इनकी लाइफ लाइन है। और आप खुद सोच के देखो, फार्मर जो है वो पहले सीड्स लेकर आता है, बहुत सारे इनपुट्स खरीदता है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, प्रॉपर अपनी क्रॉप्स को पानी देता है, सारा काम उसने करा, लेकिन उसकी फसल बनकर तैयार होगी कुछ 6, 7, 8 महीनों बाद में, तब वो फसल को बेचेगा, कब जाके उसके पास में पैसा आएगा। तो इस बीच में जो टाइम है, ये जो गेस्टेशन पीरियड है, सोइंग ऑफ सीड्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फसल के बीच का जो पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड, ये बहुत लंबा है। इस बीच में बहुत बार फार्मर को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो फार्मर पैसा कहां से लाए, इसलिए फार्मर को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रूरल क्रेडिट यानी कि लोन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो, जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी जो क्रेडिट नीड्स होती है वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, थोड़े से टाइम के लिए लोन, एक होता है मीडियम टर्म क्रेडिट, और एक होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देखो, जब भी फार्मर को लोन चाहिए होता है 6 मंथ से 12 मंथ्स तक के लिए, कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो लोन का अमाउंट रिटर्न कर देगा, दैट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट। और ये पैसा फार्मर को बेसिकली चाहिए होता है इनपुट्स खरीदने के लिए, जैसे सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने हैं, और तो और इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। इन चीज़ों के लिए फार्मर को लोन चाहिए 6 से 12 महीने तक के लिए, कौन सा है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। जब फार्मर को लोन चाहिए होता है 12 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक के लिए, 1 साल से 5 साल तक के लिए, इसमें उससे थोड़ा सा बड़ा काम करवाना होता है, जैसे फील्ड्स के अराउंड फेंसिंग कंस्ट्रक्ट करवानी होती है, तार लगवाने होते हैं, कुआं खुदवाना होता है, कोई मशीनरी, ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है। इन सब चीज़ों के लिए जब फार्मर को लोन चाहिए होता है, दैट इज मीडियम टर्म क्रेडिट। और जब फार्मर को लोन चाहिए होता है 5 साल से 20 साल तक के लिए, लंबे समय के लिए, फार्मर को कोई नया लैंड खरीदना है, अपने एग्जिस्टिंग लैंड पर कोई इंप्रूवमेंट करवाना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है बड़ा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। समझ में आ गया? अब देखो, ये तो समझ में आ गया फार्मर को 3 तरह के लोन्स चाहिए होते हैं। एक ये भी है कि हम ये जो लोन है इसे 2 कैटेगरीज में और डिवाइड कर सकते हैं। अगर फार्मर किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लोन लेता है, सीड्स खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के लिए लोन लेता है, किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए लोन लेता है, तो उसे हम प्रोडक्टिव क्रेडिट बोलते हैं कि भाई इससे हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर फार्मर खुद की कंजम्पशन एक्टिविटीज के लिए लोन लेता है, घर में शादी के लिए लोन ले रहा है, बच्चा हुआ है, सेरेमनी के लिए लोन ले रहा है, कोई जीवड़ा वगैरह अगर उसे करना है, अनप्रोडक्टिव लोन है, हमारे जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा डायरेक्टली, इस तरह के लोन को हम लोग बोलते हैं अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। पता होना चाहिए। अब देखो, ये समझ में आ गया भाई लोन कितने कितने तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फार्मर ये क्रेडिट अरेंज कहाँ से करता है, सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ से फार्मर इसको ये लोन मिलता है। तो देखो, 2 सोर्सेज हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, वहीं दूसरे होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बहुत ही सिंपल सा है, जब फार्मर किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है ना, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का मतलब है एसबीआई से लोन ले रहा है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे लोन ले रहा है, आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, या फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज वगैरह होती हैं, आप आगे चल के पढ़ोगे। जब वो किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। लेकिन जब फार्मर अपनी फैमिली से लोन लेता है, अपने रिलेटिव से लोन
लोन लेता है, जिसके लैंड पर वो काम कर रहा है मालिक जो है लैंडलॉर्ड उससे लोन लेता है, मनी लैंडर्स से लोन लेता है, गांव के अंदर जो विलेज ट्रेडर्स होते हैं उनसे लोन लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। तो सबसे पहले देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में कौन आते हैं? लैंडलॉर्ड आ जाता है, जिसके खेत पर किसान काम करता है। गांव में बहुत सारे मनी लेंडर्स होते हैं जिनका काम ही होता है पैसा ब्याज पर देना। विलेज ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन इनके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये फार्मर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और फार्मर्स का क्या करते हैं? एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण करते हैं। तो देखो जब हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाए थे यानी कि 1951, उस वक्त फार्मर जितना भी लोन लेते थे वो 93% लोन कहां से लेते थे? इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते थे। फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, लेकिन धीरे धीरे 1981 तक आते आते हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेना कम कर दिया। आज फार्मर्स लोन ज्यादा से ज्यादा कहां से लेते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारी सरकार आ जाती है, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं जैसे HDFC है, SBI है, ICICI है, देना बैंक है, येस बैंक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ जाती हैं और RRBs आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। तो उस टाइम पर हम 93% लोन कहां से लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। सिर्फ 7% लोन हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते थे, लेकिन आज की डेट में हम ज्यादा से ज्यादा लोन 66% लोन हम कहां से ले रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। और ये लोग फार्मर्स का किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं करते, हालांकि थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज जरूर होती हैं। समझ में आया? तो देखो जब हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा, इसी को हम मल्टी एजेंसी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे SBI आ गया, कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स, गांव के बैंक आ गए, इसके अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ गई, बहुत सारी एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस है, इसीलिए इसे हम कहते हैं मल्टी एजेंसी सिस्टम। नंबर 1 क्या है इसमें? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स जितना भी लोन लेते हैं ना, ये समझ लो 16 to 17% वो लोन कहां से लेते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से। इनका काम क्या है? ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज पहली बात हर किसी को लोन नहीं देती है, सिर्फ अपने मेंबर्स को लोन देती हैं। तो जो भी फार्मर्स इनके मेंबर्स हैं, ये सोसाइटीज उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करती हैं। तो फार्मर्स का किसी तरह का कोई शोषण, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। मकसद क्या है कि वो जो मनी लेंडर्स है ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, जो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उन्हें कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए, फार्मर्स उन पे डिपेंडेंट ना रहे। टाइम टू टाइम फार्मर्स को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट है, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना इनका काम है। पूरे एरियाज के अंदर, हर रीजन के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज को डेवलप करना इनका काम है। और सरकार जितने भी प्रोग्राम्स चलाती है इन किसानों के डेवलपमेंट के लिए, उन सब प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग देना, उन सब प्रोग्राम्स के लिए फार्मर्स को पैसा देने का काम किसका है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का। तो याद रखना, मेंबर्स को लोन देती है, वो भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। एक होता है हमारे पास में SBI, आप सब जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके अलावा जितने भी अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, HDFC, ICICI वगैरह। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टैब्लिश हुआ था। तब इसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, रूरल एरियाज के अंदर जो फार्मर्स हैं उन्हें रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना, उन्हें लोन देना। बाद में 1969 के अंदर हम लोगों को पता है कुछ बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। कुछ कमर्शियल बैंक्स ऐसे थे जिनको सरकार ने ले लिया था कि ये बैंक सिर्फ सरकार ही चलाएगी। उसके बाद में हर कमर्शियल बैंक का मकसद ये था कि गाँव के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना, स्पेशली फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना लिविंग स्टाइल इंप्रूव कर सके। ठीक है। एक होता है हमारे पास में RRBs एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। देखो ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ये स्पेशली गांवों के भी जो एकदम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एकदम बैकवर्ड और रिमोट एरियाज है ना, वहां पर खुलते हैं जहां पर हमारा नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पाता, जहां पर नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स नहीं होते। तो इन RRBs का काम क्या है? बैकवर्ड और रिमोट एरियाज में होंगे, और वहां पर जो हमारा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो बहुत गरीब लोग हैं, जो उतना ज्यादा इंग्लिश नहीं जानते, उतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लीगल फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ना चाहते, उन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करना, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। कई बार कोलैटरल सिक्योरिटी भी नहीं लेते, कुछ ना कुछ गिरवी भी रखवाने की जरूरत नहीं है। और एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लास्ट है, इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो जिस तरह से एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा कौन है? RBI। उसी तरह से रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हम लोगों ने देखे, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गया, SBI एंड अदर कमर्शियल
कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरआरबीज और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, जितने भी रूरल क्रेडिट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबका पापा कौन है? नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लिखा है ना। एपेक्स बैंक है जिसका काम है रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उनकी प्लानिंग करना, उनके ऑपरेशंस को देखना, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करना, प्लस उन इंस्टीट्यूशंस को भी तो पैसों की जरूरत होती है किसानों को हेल्प करने के लिए, तो उनकी फंडिंग करने का काम भी किसका है? नाबार्ड का है। कब सेटअप हुआ? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर्स कहां है? मुंबई के अंदर। सबसे पहला काम क्या है? फंडिंग एजेंसी है, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को फंड्स प्रोवाइड करने का काम किसका है? नाबार्ड का है। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करने का काम भी नाबार्ड का है कि जब भी फार्मर को लोन की रिक्वायरमेंट है उसे तुरंत लोन अवेलेबल हो टाइम पर, और साथ साथ में इन ऑर्गेनाइजेशंस में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में, आरआरबीज में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि गांव के लोगों से लोकल भाषा में बात करनी है, अंग्रेजी नहीं झाड़नी, तो ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जिन भी प्रोजेक्ट्स में नाबार्ड पैसा लगाता है उन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से मॉनिटर करता है, इवैल्यूएट करता है उनकी परफॉर्मेंस को। सारे के सारे जितने भी क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठा के रखने का काम। और सरकार हो गई, हमारे स्टेट के बैंक, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, जितने भी आरबीआई है हमारा, जितने भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके साथ में एक अच्छा कनेक्शन बैठा के चलने का काम किसका है? नाबार्ड का है। करेक्ट है? यहां तक समझ में आ गया? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, आरबीआई का क्या रोल है एग्रीकल्चरल क्रेडिट की जब हम बात करते हैं उसमें? रूरल क्रेडिट से रिलेटेड आरबीआई का क्या काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने देखा था ना पीछे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, उनके डेवलपमेंट पर फोकस करता है, ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज फॉर्म करता है। उन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल करवाता है ताकि वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज फार्मर्स को लोन दे सके, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जो भी लोग इन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो और ज्यादा प्रोफेशनल हो सके। ये देखता है कि जिन भी रूरल हाउस होल्ड्स को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उन्हें क्रेडिट मिल तो रहा है ना, कोई छूट तो नहीं रहा। ब्रांचेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, जगह जगह ब्रांचेस खोलता है, और जितने भी रूरल क्रेडिट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस देता है, उन्हें अच्छे से मॉनिटर करता है। समझ में आया? अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। क्या? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स का मतलब है छोटे छोटे लोग जो छोटा अमाउंट का लोन चाहते हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करना। छोटे छोटे लोग तो नहीं बोल सकते, ये समझ सकते हैं इंडिविजुअल्स जिन्हें कम अमाउंट का लोन चाहिए उन्हें लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो खुद अपना कोई छोटी मोटी दुकान खोल सके, खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करके सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। तो माइक्रो क्रेडिट का मतलब है कुछ इंडिविजुअल्स को स्मॉल अमाउंट का लोन प्रोवाइड करना, जिन्हें थोड़ा सा लोन चाहिए, 1-1.5 लाख रुपए का लोन चाहिए, उन्हें लोन प्रोवाइड करना ताकि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सके। दिस इज माइक्रो क्रेडिट। समझ में आया? ये प्रोग्राम बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्ट करा गया, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पर हमारा नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर कमर्शियल बैंक्स वगैरह नहीं है, वहां पर शुरू कर दिया माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कि लोगों को छोटे अमाउंट का लोन प्रोवाइड करना। और यहां पर देखो ये चीज बहुत फेमस है क्योंकि बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज्यादा कागज का काम नहीं होता, पेपर फॉर्मेलिटीज नहीं होती, किसी तरह की कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रखवाने की भी जरूरत नहीं है। जब हम नॉर्मली लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, ऐसा कुछ भी गिरवी रखवाने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता क्या है? पहली बात तो इनफॉर्मल ग्रुप है, यानी कि कोई फॉर्मल नहीं है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, मान लो मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, 15-20 महिलाएं इकट्ठी हो गई, मेल्स भी हो सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स के अंदर ज्यादा फेमस है। अब ये लोग क्या करते हैं, हर महीने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिससे जितना बन पड़ता है 100, 500, 1000, जिससे जितना बन पड़ता है थोड़ा थोड़ा पैसा ये सब लोग इकट्ठा करते हैं। और जब भी किसी मेंबर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की मदद होती है, उस बंदे को लोन प्रोवाइड करा जाता है। उसी पैसे में से बहुत ही मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लिया जाता है, और किसी
किसी तरह की कोई कोलैटरल सिक्योरिटी कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग खुद ही खुद की मदद करें, खुद ही पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी में से अपने मेंबर्स को लोन दे देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब हम माइक्रो क्रेडिट की बात करते हैं। समझ में आ गया अच्छे से। एक लास्ट टॉपिक और आता है रूरल क्रेडिट के अंदर कि हमारा जो रूरल बैंकिंग सिस्टम है, हमारा जो गांवों का रूरल बैंकिंग सिस्टम है, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करो। यानी कि जब हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो पहले हमें सबसे अच्छी बातें बतानी है, गुड बातें बतानी है। उसके बाद में हमें बताना है कि डेफिशिएंसी कहाँ रह गई, कहाँ पर कमी रह गई, क्या बुरी बातें हैं। और जब आप कंक्लूजन करते हो लास्ट में, तब आपको दोबारा से अच्छी बातें लिखनी है। समझ में आया? अच्छी बातों से शुरुआत करनी है, फिर कमियां लिखनी है, फिर लास्ट में दोबारा अच्छी बातें लिखनी है। तो देखो, रूरल बैंकिंग सिस्टम हमारा कब से इंप्रूव हुआ? जब 1969 के अंदर कुछ बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। मैंने पीछे बताया था, कुछ बैंक सरकार ने अपने अंडर ले लिए कि अब से इन बैंक्स को सरकार चलाएगी। उसके बाद में नेशनलाइजेशन के बाद में काफी सारे स्टेप्स लिए गए ताकि हमारे जो रूरल पीपल हैं उन लोगों को लोन प्रोवाइड करा जाए, वो भी मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और यहाँ पर नाबार्ड का मेन रोल है। नाबार्ड सबसे अच्छा काम करता है, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को फंड्स प्रोवाइड करता है और ये रूरल फाइनेंसिंग से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक बनाता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जब से आए हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, हमारे RRBs हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, उसके बाद से हमारे जो फार्मर्स हैं वो मनी लेंडर्स के जाल से फ्री हो चुके हैं। क्योंकि मैंने बताया था, ये मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स फार्मर्स से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो कहीं ना कहीं अब फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज आल्सो प्रमोटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आज फार्मिंग एक बिजनेस बन चुका है। फार्मर्स इन इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करके मार्केट में सेल करके पैसा कमाते हैं। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो रहा है। और इसके अंदर एक नाम याद रख लेना, एक बैंक सेटअप हुआ था जिसका नाम था कुदुम्बश्री बैंक। केरला की बात है, कब स्टार्ट हुआ था? 1995 के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, पूरे एशिया का, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग्स। ये बैंक भी इसीलिए स्टैब्लिश हुआ कि औरतों को लोन प्रोवाइड करा जाए, वही चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स भी डेवलप करना कि लोग अपना पैसा बैंक्स वगैरह में डिपॉजिट कराए। तो चलो, ये तो अच्छी बात है, हमारा बैंकिंग सिस्टम टाइम के साथ साथ में और एक्सपैंड हुआ है। लेकिन कमियां कहाँ रह गई? अगर हम लोगों को, इन किसानों को बैंक से लोन लेना है तो सबसे पहली बात, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, कोलैटरल सिक्योरिटी गिरवी रखवानी पड़ेगी। जो हमारे यहाँ के फार्मर्स हैं वो बेचारे स्मॉल और मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, वो कोलैटरल सिक्योरिटी देना अफोर्ड नहीं करते। कहीं ना कहीं अगर कोई लोग लोन लेते हैं, वो लोन का पैसा रिटर्न नहीं करते। होता है ना, लोगों ने लोन ले लिया, अब दिवालिया हो गए, लोन का पैसा ही रिटर्न नहीं कर पाते, और सरकार उस पैसे की रिकवरी के लिए कोई खास स्ट्रिक्टनेस भी नहीं दिखाती। इट इज लाइक लेट बायगॉन्स गो बायगॉन्स, जाने दो, सरकार कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती। आज भी हम लोगों में उतनी सेविंग हैबिट्स डेवलप नहीं हुई है। हमारा बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं आज भी बहुत पीछे है। ये हम लोगों ने डेफिशिएंसी लिख दी। अब देखो, हमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना, हमारे किसानों के ऊपर लोन का बहुत ज्यादा बर्डन है, डेट का बहुत ज्यादा बर्डन है। एंड दिस इज द रीजन हमारे कंट्री में इतने सारे जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड्स करते हैं, स्पेशली आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की मैं बात कर रही हूँ। तो ये तो सब डेफिशिएंसी हो गई। अब एक अच्छा पॉइंट और लिख देना कि हमारी सरकार एक योजना लेकर आई जिसका नाम है जनधन योजना। मोदी जी लेकर आए। सरकार ने बोला जनधन योजना के तहत अगर आपके पास में बैंक अकाउंट नहीं है और जनधन योजना स्कीम में अगर आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको 1 से 2 लाख का आराम से फ्री इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। कभी भी अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप 10,000 तक निकलवा सकते हो। और आपकी जितनी भी चीजें हैं सरकार की तरफ से, आपको जो भी सैलरी मिल रही है, बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है, ये सारी चीजें डायरेक्टली आपके इसी अकाउंट में आएगी, जनधन योजना के अंदर आएगी। और इस योजना के तहत कम से कम 40 करोड़ लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया बैंक के अंदर। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा बैंकिंग सिस्टम और इंप्रूव हुआ है। समझ में आ गया? इसी के साथ में रूरल क्रेडिट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हम लोगों ने कौन सा देखा था? रूरल मार्केटिंग। मैंने बताया था ना, इसी का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसमें होता क्या है, फार्मर ने अपनी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर ली, उसने अपना गेहूं प्रोड्यूस कर लिया। अब प्रोड्यूस कर लिया, उसने काट भी लिया, हार्वेस्टिंग भी कर ली। हार्वेस्टिंग से लेकर वो फाइनली जो अपने गुड्स को कस्टमर्स को बेचेगा, इसके बीच में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें किस में आती हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोले तो रूरल मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले फार्मर
फार्मर ने क्या करी, हार्वेस्टिंग करी, अपनी क्रॉप्स को क्या करा, कट करा। अब वो सारी क्रॉप्स को क्या करेगा, गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा सारी क्रॉप्स को। इकट्ठा करने के बाद में वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब है, यहाँ पर आप ये देखो इमेज, गेहूं के ऊपर इस तरह का कुछ छिलका होता है ना, तो छिलके को हटाया जाता है, गेहूं को अलग करा जाता है। तो हर चीज में ये फर्दर प्रोसेसिंग होती है। फिर ग्रेडिंग करी जाती है क्वालिटी के हिसाब से, सबसे अच्छी क्वालिटी का अलग ए ग्रेड क्वालिटी, उससे बुरी क्वालिटी का अलग करा बी ग्रेड, उससे बुरी क्वालिटी का अलग सी ग्रेड। चलो भाई, ग्रेडिंग हो गई। फिर पैकेजिंग करी जाती है, पैकेट्स बनाए जाते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, इस तरह से पैकेट्स बनाए जाते हैं। स्टोर करा जाता है ताकि जब डिमांड आएगी तभी इन्हें बेचा जाएगा, और फाइनली कस्टमर्स को बेचा जाता है एक प्रॉफिटेबल प्राइस पर। तो वही है, हार्वेस्टिंग से लेकर कस्टमर्स को बेचा है, इसके बीच में जितने भी स्टेप्स हुए, इन सारे के सारे स्टेप्स को क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बोले तो रूरल मार्केटिंग। समझ में आया? अब देखो, इस रूरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कि हमारे फार्मर्स जब अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचे तो उन्हें एक अच्छी प्राइस मिल सके, इसे इम्प्रूव करने के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन से मेजर्स लिए, स्टेप्स लिए। नंबर 1 है रेगुलेटेड मार्केट्स। हमारी सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट्स बना दिए। देखो, रेगुलेटेड मार्केट्स मतलब एक जगह है जहां पर एक कमेटी बैठती है जिसका नाम है मार्केटिंग कमेटी। अब इस मार्केटिंग कमेटी में 3 लोगों के मेंबर्स होते हैं। एक तो हमारा जो फार्मर, जो अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचना चाहता है, यानी कि जो लास्ट स्टेज है ना, फार्मर अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचेगा एक प्रॉफिटेबल प्राइस पर, तो हमारे फार्मर के कुछ लोग होते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एक है सरकार, सरकार के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सरकार भी तो देखेगी। और फार्मर जिसे ये प्रोड्यूस बेच रहा है, जो भी ट्रेडर्स हैं, जो फार्मर से ये सामान खरीद रहे हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और ये जो मार्केटिंग कमेटी है, ये मेक श्योर करके रहती है, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स है, फार्मर्स के, सरकार के और ट्रेडर्स, जो खरीद रहा है, जो बायर है, ये मेक श्योर करके रखती है कि जो फार्मर है उसे अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस मिल सके। ये जो ट्रेडर्स हैं, ये फार्मर से चीजें सस्ते में ना खरीदे, फार्मर का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो वही इसका काम है कि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए एक फेयर प्राइस मिले, एक अच्छी प्राइस मिले, फार्मर का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। याद रखना, रेगुलेटेड मार्केट्स कौन गवर्न करती है, मार्केटिंग कमेटी। किस किस के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो खरीदार हैं यानी कि जो ट्रेडर है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स। सेकंड स्टेप हमारी सरकार ने क्या लिया, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रही है, जैसे फार्मर्स को प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है ताकि वो अपने प्रोड्यूस को गांवों से शहरों में लाकर लोगों को बेच सके। रोडवेज और रेलवेज के थ्रू फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को शहरों में लाकर एक अच्छी प्राइस पर, बेटर प्राइस पर सेल कर सके। सरकार इन्हें स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है, वेयर हाउसेस वगैरह, ताकि वहां पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सेफ रख सके, इंसेक्ट से, मॉइस्चर से, रैट वगैरह से बचा सके। और पावर सप्लाई करती है ताकि फार्मर्स मशीन्स का भी यूज कर सके प्रोसेसिंग वाले काम के अंदर। जो हम लोगों ने सेकंड स्टेप देखा था ना, प्रोसेसिंग, उसके अंदर फार्मर्स मशीन्स वगैरह का भी यूज कर सके, पावर सप्लाई करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। थर्ड है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। हमारी सरकार बोलती है फार्मर्स को कि आप कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज बना लो, यानी कि आप ग्रुप के अंदर फार्मिंग करो, आप अपने ग्रुप्स बना लो। कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या होता है कि आप अपने ग्रुप बना लो, आप ग्रुप बना के ही रॉ मटेरियल खरीदो। रॉ मटेरियल मतलब सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह ग्रुप में खरीदो। अगर आप ग्रुप में खरीदोगे तो आप आराम से बार्गेनिंग कर सकते हो, मोल भाव कर सकते हो। और जब सेल करने की बारी आती है अपने प्रोड्यूस को, तभी भी आप ग्रुप में ही सेल करो। अगर आप ग्रुप में सेल करोगे तो वो ये ताकत बढ़ जाती है, आप एक अच्छे प्राइस पर अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हो। तो सरकार यही बोलती है आप कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज बना लो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, गुजरात के अंदर लोग क्या करते हैं, सब लोग जो ने जितना भी दूध प्रोड्यूस करा है ना, वो अपने दूध को इकट्ठा कर लेते हैं। सब लोग अपने मिल्क को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके उसे मार्केट में बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, वहां के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अच्छी प्राइस मिल पाती है। तो अच्छा एग्जांपल है मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात। इसकी वजह से गुजरात में मिल्क प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। और लास्ट है, हमारी सरकार ने कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स भी लिए, कुछ पॉलिसीज भी बनाई। जैसे एक पॉलिसी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। इसका मतलब क्या है, सरकार फार्मर्स को बोलती है आप फ्री हो, आप अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचो, जो प्राइस आपको मन करता है उस प्राइस पर मार्केट में बेचो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास में कुछ सरप्लस बच जाता है, कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है जो आप मार्केट में नहीं बेच सकते, वो पड़ा पड़ा खराब होगा, बेचारे फार्मर को लॉस होगा, तो सरकार बोलती है आपका जो सरप्लस है वो हम खरीद लेंगे, सरकार खरीद लेगी, वो भी पहले से एक फिक्स्ड करी हुई प्राइस पर। सरकार पहले ही ये प्राइस डिसाइड कर देती है, इसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स को अश्योर
अश्योरेंस दी जा रही है कि अगर आपके पास में सरप्लस बच जाता है, आपका कुछ बिक नहीं पाता, तो उसे सरकार खरीद लेगी एक स्पेसिफाइड प्राइस पर। तो कहीं ना कहीं फार्मर को लॉस से बच गया फार्मर, एक अश्योरेंस मिल गई। दूसरी पॉलिसी है मेंटेनिंग ऑफ बफर स्टॉक्स। अब जो सरकार ये खरीदती है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, उसे सरकार एक स्टॉक की तरह इकट्ठा करके रखती है अपने पास में, जिसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक। बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा करके रखती है, राइस का, वीट का, सारी चीजों का। और इस बफर स्टॉक से सरकार क्या करती है, कभी भी अगर कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स आ गए, तो इस बफर स्टॉक को यूज करा जाता है लोगों की मदद के लिए। और जब भी कंट्री में किसी चीज की कमी होती है, स्केर्सिटी होती है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हुआ, तब इसी स्टॉक, इसी बफर स्टॉक्स में से सरकार निकालकर लोगों को फूड सप्लाई करती है। और एक काम और होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस। हमें पता है हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, इनके पास में एक कार्ड होता है जिसका नाम होता है बीपीएल कार्ड। इस कार्ड के थ्रू ये लोग राशन शॉप्स पर जाते हैं, राशन शॉप्स को ही फेयर प्राइस शॉप्स भी बोलते हैं, और वहां पर इन्हें फूड ग्रेन्स, राइस, वीट वगैरह जो भी है वो बहुत ही सस्ती रेट्स में मिल जाता है। 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो ऐसे मिल जाता है। तो ये जो बफर स्टॉक्स है ना, जो सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है, वो इन्हीं लोगों को सप्लाई करती है सरकार। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं वो भी बहुत 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 कम प्राइजेस पर इसी बफर स्टॉक में से सेल करती है, किसे, पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। तो ये हमारी सरकार के कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है। समझ में आया? अब देखो, ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, रूरल मार्केटिंग अभी हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या कमियां रह गई। कहीं ना कहीं आज भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कम है, फोर्स्ड सेल्स होती है, फार्मर के पास में इतना कर्जा होता है कि फार्मर को अपना कर्जा चुकाने के लिए अपनी क्रॉप्स को बहुत ही सस्ते में बेचना पड़ता है, बुरे दामों पर बेचना पड़ जाता है। क्रेडिट फैसिलिटीज आज भी बहुत फार्मर्स के लिए कम है, अवेलेबल नहीं है। फार्मर्स के पास में आज भी प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, वेयर हाउसेस नहीं है। कई बार बीच में वही ट्रेडर्स आ जाते हैं, फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस ट्रेडर्स को बेचना पड़ता है खराब दामों पर, कम प्राइजेस पर। फार्मर के प्रोड्यूस को सही से मेजर नहीं करा जाता, उसे कम पे करा जाता है। कहीं ना कहीं हमारे फार्मर के पास में मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उसकी क्रॉप्स का क्या दाम होना चाहिए। तो ये कुछ कमियां हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स है। समझ में आया? अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक और आता है, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल अ रे ऑफ होप। पीछे हम लोगों ने देखा था फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसे बेचता है, ट्रेडर्स को बेचता है, फिर ट्रेडर्स आगे कस्टमर्स को बेचते हैं। एक ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल भी है जहां पर फार्मर डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को कस्टमर्स को बेच सकता है, बीच में कोई ट्रेडर यानी कि मिडिल मैन नहीं आएगा। जैसे आपने बिग बाजार सुना होगा, अगर आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वगैरह में हो, बिग बाजार से हम लोग डायरेक्टली खरीदते हैं, फार्मर अपने प्रोड्यूस को बिग बाजार में लाते हैं और बिग बाजार से हम लोग कस्टमर्स खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में कोई मिडिलमैन नहीं आ रहा, कोई इंटरमीडिएरी नहीं आ रहा। सेम ऐसे ही अपनी मंडी है, पुणे में हड़सपर मंडी है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में रीठू बाजार है, तमिलनाडु में उज्वर संडीज है। ये कुछ मंडियां हैं जहां पर फार्मर डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को कस्टमर्स को बेच सकते हैं एक अच्छे दामों पर, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं आएगा। एक तो ये चीज। दूसरा, आपने देखा होगा ये जो बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं, जैसे रिलायंस रिटेल्स हो गया, या फिर आप ले लो मैकडी वगैरह हो गया, जो भी हमारी फूड चेन्स हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो मल्टीनेशनल हो, आजकल ये फूड चेन्स क्या करती हैं, फार्मर्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। फार्मर्स को बोलती हैं कि आप हमें पटेटो सप्लाई करना, आप हमें मटर सप्लाई करना, आप हमें गाजर सप्लाई करना, और बता भी देते हैं हमें इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इस क्वालिटी का हमें मटर चाहिए, इस क्वालिटी का हमें टमाटर चाहिए, सारी की सारी चीजें। तो फार्मर डायरेक्टली अपनी चीजें उगाते हैं और इन फूड चेन्स, नेशनल और मल्टीनेशनल फूड चेन्स को सप्लाई करते हैं। ये कंपनीज फार्मर्स को हमेशा एडवांस पेमेंट कर देती हैं, प्राइसेस पहले से डिसाइड रहती है, और अगर फार्मर को किसी तरह की कोई मदद चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनपुट्स खरीदने के लिए पैसा वैसा चाहिए, तो वो पैसा भी फार्मर्स को डायरेक्टली ये फूड चेन्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस मिल जाती है, बीच में कोई ट्रेडर नहीं है, फार्मर डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को इन फूड चेन्स को भी सेल कर सकता है। तो ये क्या है, अ रे ऑफ होप है, आशा की एक किरण है। समझ में आया? अब देखो, एक होता है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केटिंग रिस्क। इसमें दो बातें हैं। पहली बात है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है कि फार्मर एक ही क्रॉप ना उगाए, वो एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाए। वो सिर्फ राइस अगर ग्रो कर रहा है तो वो राइस के साथ में एक काम करे, बाकी सीजन में वीट भी ग्रो कर ले, आधे खेत पर राइस आधे पर वीट ग्रो कर ले, या फिर साथ में मान लो कोई और चीज भी ग्रो कर ले, साथ में वो बाजरा ग्रो कर ले, कुछ ना कुछ और भी ग्रो करे।
है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करे। अगर मान लो एक की फसल खराब हो गई तो वो दूसरी क्रॉप्स को बेच के पैसा कमा सकता है। कहीं ना कहीं जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाएगा। एक पर अगर उसे अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे, अच्छी प्राइस नहीं मिल पा रही, तो वो दूसरों को सेल करके एक अच्छी प्राइस कमा सकता है, मार्केट रिस्क से बच जाएगा। वहीं एक होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर की कब तक जो गांव का किसान है वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर रहेगा, वो एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। जैसे वो फिशिंग कर सकता है, माइनिंग कर सकता है, कोई छोटी मोटी दुकान खोल सकता है, या फिर क्रॉप्स के अंदर तो हमारी ये सब चीजें आ जाती है, वीट बाजरा वगैरह, वो दूसरी चीजें ग्रो कर सकता है। डेकोरेशन वाले फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स ग्रो कर सकता है, मेडिसिनल फ्लावर्स वगैरह ग्रो कर सकता है, हर्ब्स ग्रो कर सकता है, छोटी मोटी दुकान चटाई वगैरह बना ली। तो एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना इस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो दो तरह होते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करना इस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब है एग्रीकल्चर के बाहर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करना। समझ में आ गया? अब देखो, फर्स्ट वाला चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा चैलेंज हम लोगों ने देखा था? लिंगरिंग चैलेंजेस दोनों पढ़ लिए, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग, बोले तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं एमर्जिंग चैलेंजेस की। एमर्जिंग चैलेंजेस में नंबर 1 क्या था, याद करो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, की फार्मर एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करे। जैसे वो एनिमल हस्बेंड्री कर सकता है, यानी कि पशुपालन कर सकता है, गाय भैंस रख सकता है, उनका दूध बेच के पैसा कमा सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकता है, एग्स बेच के पैसा कमा सकता है, शीप वगैरह रख सकता है, ऊन बेच के पैसा कमा सकता है। इस तरह का कुछ करना, इसे हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग। क्या बोलते हैं? पशुपालन, लाइव स्टॉक फार्मिंग। समझ में आया? इसी के अंदर देखो एक चीज और है, मैंने पीछे भी बताया था, मिल्क कोऑपरेटिव। जैसे गुजरात में लोग क्या करते हैं, सब लोगों ने जितना भी मिल्क प्रोड्यूस करा है उसे इकट्ठा करते हैं एक टैंक के अंदर, फिर इकट्ठे उनके मिल्क को साथ में प्रोसेस करा जाता है, पेस्चराइजेशन वगैरह होता है ना, जर्म्स किल करे जाते हैं, फिर इकट्ठे मार्केट में उस मिल्क को सेल करा जाता है ताकि इन लोगों को एक अच्छी प्राइस मिल सके अपने मिल्क के लिए। एपिसेंटर कहाँ है? गुजरात में है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वहां पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ है कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। याद रखना, मिल्क कोऑपरेटिव्स गुजरात के अंदर कब की बात है? 1966। इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हुआ कि स्पेशल नाम दिया गया व्हाइट रेवोल्यूशन। तो नंबर 1 क्या हो गया? एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। नंबर 2 है फार्मर्स जो है वो फिशिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु वगैरह में ये सारी चीजें होती हैं। और इसके लिए सरकार बोलती, इसके लिए मतलब ये है, इन लोगों की कंडीशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जो लोग फिशरीज कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, कि इन लोगों को सरकार क्रेडिट प्रोवाइड करे चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। यहाँ पर भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने, ये लोग भी अपने ग्रुप्स बना ले और अपनी खुद ही मदद करे जब भी लोगों को पैसों की जरूरत है। और कहीं ना कहीं फिशिंग से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा अपग्रेड होनी चाहिए। 2 हो गए एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। थर्ड आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है अलग अलग तरह की क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, जैसे फ्रूट्स उगाना, जैसे वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, डेकोरेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वो ग्रो करना, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स वगैरह ग्रो करना। और इंडिया वैसे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मामले में दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इन चीजों को ग्रो करना, दिस इज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के बाहर आता है, ये अलग चीजें हैं। एक हो सकता है देखो आईटी रिवॉल्यूशन, कि हम लोग आईटी सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं। हमारा आईटी सेक्टर भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो गांव के अंदर जो लोग हैं वो नॉलेज ले, कंप्यूटर वगैरह चलाना सीखे, टाइपिंग वगैरह सीखे, टैली वगैरह सीखे। तो ये भी एक सेक्टर है जहां पर लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो 4 चीजें हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, 2nd फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, और एक हो गया हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आज उभर कर आ रहा है। इस सेक्टर में भी लोग जा सकते हैं। अच्छा देखो, 2 टर्म समझ लो। ग्रीन रिवॉल्यूशन आप सब जानते हो, जब वीट और राइस क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था फूड ग्रेन्स के अंदर। कैसे? हम लोगों ने HYV टेक्नोलॉजी यूज करी थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करे थे, उसे हम लोगों ने नाम दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। पर्टिकुलरली किसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था? राइस और वीट का। लेकिन एक होता है गोल्डन रिवॉल्यूशन, जब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स पीछे हम लोगों ने देखा ना क्या आ गया इसमें, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स वगैरह, मेडिसिनल प्लांट्स आ गए, और हनी, इनका प्रोडक्शन जब इंक्रीज हुआ तो उसे एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्या बोला गया? गोल्डन रिवॉल्यूशन। याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा
इमर्जिंग चैलेंजेस का भी नंबर 1 यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको इसके अंदर? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है जब हम फार्मिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करें, यानी कि एनिमल मैन्योर्स को हम यूज कर सकते हैं, जो एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट वगैरह है, उसे यूज करें। जब हम फार्मिंग करने के लिए कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों को यूज करें, नेचुरल चीजों को यूज करें, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सॉइल की हेल्थ टाइम के साथ साथ में और इंप्रूव होती है, और इसी की वजह से क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है। जब हम केमिकल्स यूज करते हैं तो एक टाइम पर तो प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज होता है, लेकिन धीरे धीरे हमारी जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी खत्म होती जाती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा नहीं है। आने वाली जनरेशन को हम क्या देकर जाएंगे? तो सस्टेनेबल प्रोसेस अगर हमें अपनाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे बेस्ट है, इको फ्रेंडली है। जब हम सिर्फ क्या यूज करते हैं? ऑर्गेनिक इनपुट्स, प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही क्यों, इसके क्या फायदे हैं? तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज नहीं करते। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो पेट्रोल वगैरह से बनते हैं। पेट्रोल क्या है? एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, जो हम अगर ऐसे ही यूज करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा पेट्रोल पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का कोई यूज नहीं होता। एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी वजह से हमारा जो वाटर का नाइट्रेट कंटेंट है वो इंक्रीज होता है, हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रेट कंटेंट इंक्रीज होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्थ हजार्डियस है, एनवायरमेंट के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है, लॉन्ग टर्म में हमारी सॉइल फर्टाइल रहती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है। आने वाली जनरेशन को भी हम अच्छी सॉइल देकर जाएंगे। ऑर्गेनिकली बना हुआ फूड टेस्टी भी होता है और हेल्दी तो ऑब्वियसली बात है होता ही है। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, अच्छी इरिगेशनल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं। हमारी कंट्री में मोस्टली फार्मर्स स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है, बेचारे गरीब फार्मर्स हैं जो इतनी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए क्या है? बहुत सस्ती है, इनएक्सपेंसिव है। और लास्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज, जो हमारे ही देश में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लेबर का यूज ज्यादा होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज में आती है, मशीनों का यूज कम होता है। और हमारी कंट्री के अंदर तो वैसे भी बहुत ज्यादा लेबर है जो अनएम्प्लॉयड है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करके उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। समझ में आ गया? इसी के साथ में चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब कल है हमारा डे 7, कल हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर एम्प्लॉयमेंट। 3 चैप्टर्स हमारे रहते हैं। अब लग रहा है मैम ने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, स्कूल में, ट्यूशन के अंदर, हर जगह पर। कल मिलते हैं, बाय बाय।